जय हिंद बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र का अध्याय 6 धातुओं का निष्कर्षण का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम स्पेशली एल्यूमिनियम को देखेंगे। एल्यूमिनियम जिसका सिंबल, जिसका संकेत होता है Al। पहले हमारे यहाँ एल्यूमिनियम का बहुत उपयोग होता है स्पेशली बर्तनों में, पर यह है एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तनों में नहीं करना चाहिए। इसके बर्तनों में हम जो भी काम करते हैं खाने पीने का या बनाने का, वो हमारी ब्रेन पर, मस्तिष्क पर असर डालता है और हमारे सोचने और समझ शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए एल्यूमिनियम, अब तो आजकल तो एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज़ नहीं किया जाता, तो एल्यूमिनियम उतनी अच्छी धातु नहीं है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज़ से एक अच्छी धातु है। तो यहाँ हम लेते हैं एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, Al2O3 × 2S2, ये मेन ओर है। और एक और है क्रायोलाइट, Na3Al(F6). क्रायोलाइट, इसका उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, विद्युत अपघटनी विधि में करते हैं। वहाँ पर बॉक्साइट का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, अर्थात यह विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए इस बॉक्साइट का विद्युत अपघटनी विधि में उपयोग नहीं करते। वहाँ पर क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला है Na3Al(F6), उसका उपयोग करते हैं। तो ये दो मुख्य अयस्क हैं एल्यूमिनियम के, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आया है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो एल्यूमिनियम धातु को मुख्यतः तो बॉक्साइट से करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यही होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट से शुद्ध करके एल्यूमिनियम बनाएंगे। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, ये मेथड भी है। थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ये तीन विधियां हैं जिसके द्वारा हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। अब फर्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना है तो पहले हम बॉक्साइट को देखते हैं कि बॉक्साइट में किस प्रकार की अशुद्धि मिली है। अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए हम उस विधि को अप्लाई करते हैं। अगर एल्यूमिना रेड कलर का है, लाल कलर का है, इसका मतलब है कि उसमें आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक मात्रा में मिली है, तब हम बेयर विधि का उपयोग करते हैं। जब एल्यूमिना है लाल कलर का दिखाई दे तो बेयर विधि का उपयोग करते हैं। जब नॉर्मल वाइटिश कलर है, सफ़ेद जैसा, सिल्वर जैसा कलर है, ऐसा दिखता है, तो अब हॉल विधि का प्रयोग करते हैं। तो एल्यूमिनियम में अशुद्धियों के आधार पर उसका रंग बदल जाता है, जिसको देखकर ही हम उन्हें दूर करने के लिए उचित विधि का उपयोग करते हैं। तो पहली विधि है हमारी बेयर प्रोसेस या बेयर विधि। इस विधि का उपयोग कब करेंगे? जब एल्यूमिना में 45% से ज़्यादा आयरन ऑक्साइड मिला होता है। इसमें जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट अयस्क है, उसको पीस लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो उस एल्यूमिनियम है वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाती है। फिर इसको हम पानी में डालते हैं या उसका जल अपघटन करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम छान लेते हैं और फिर धोते हैं और फिर गर्म करते हैं। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं हमको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। इसकी अपक्रियाएं, बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 × 2S2। इसमें अशुद्धि किसकी मिली हुई है? आयरन की। हाँ, और आयरन की अशुद्धि मिली होती है तो हमने क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये सोडियम यहाँ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, प्लस वाटर और आयरन ऑक्साइड। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसका जल अपघटन हो जाता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम छान के, धोकर फिर गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर एल्यूमिना में परिवर्तित हो जाता है और हमको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो ये था हमारा बेयर प्रोसेस। दूसरा है हॉल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस का या हॉल विधि का उपयोग जब करते हैं जब जो ओर है, जो अयस्क है, वो लाल रंग का नहीं होता। तो बेयर विधि और हॉल विधि
लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ हमने इसमें ऐड किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ डालना है सोडियम कार्बोनेट। जब एल्यूमिना में हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को अगेन वही पानी में डालना है तो बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे, सुखाएंगे तो हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो दोनों विधि लगभग समान है। इसमें आयरन की अशुद्धि मिली होती है, इसमें आयरन की अशुद्धि नहीं मिली होती है। यहाँ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, यहाँ सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। अगर और में बॉक्साइड अयस्क में सिलिका की अशुद्धि मिली होती है, सिर्फ आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों की अशुद्धि मिली है तो हमें हॉल विधि का उपयोग करना है। सिर्फ आयरन की अशुद्धि मिली है तो बेयर प्रोसेस का उपयोग करना है। अगर सिर्फ सिलिका की अशुद्धि मिली होती है तो सरपेग विधि का उपयोग करते हैं। सरपेग विधि में सिलिका से यूज़ करेंगे, वहाँ बनता है AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड। वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को फिर से हम पानी से क्रिया करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करेंगे तो एल्यूमिना प्राप्त होगा। तो इस तरह से बॉक्साइड अयस्क को शुद्ध करने के लिए मुख्यतः 3 विधियों का उपयोग करते हैं, बेयर विधि, हॉल विधि, सरपेग विधि। इन तीनों विधियों को हम अप्लाई करेंगे उसकी अशुद्धि के आधार पर। अगर अशुद्धि सिर्फ सिलिका मतलब सैंड, रेत अगर अयस्क में रेत टाइप की अशुद्धि है तो आप सरपेग विधि का करेंगे। अगर आयरन और रेत दोनों मिला हुआ है तो बेयर प्रोसेस करेंगे, अगर बेयर नहीं हॉल प्रोसेस करेंगे। अगर दोनों अशुद्धियाँ हैं तो हॉल विधि का करेंगे और सिर्फ आयरन की अशुद्धि है तो बेयर विधि। इस तरह से हम इन 3 विधियों का उपयोग करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड को शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। इन विधियों में 98% तक शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। इससे अधिक एल्यूमिना शुद्ध करने के लिए हम एल्यूमिनियम की विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। तीसरी विधि है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा एल्यूमिना कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए एक कंटेनर लेते हैं और उसमें उस कंटेनर की अंदर की सतह है वो ग्रेफाइट के अस्तर, लाइनिंग जिसको बोलते हैं, ग्रेफाइट के अस्तर के द्वारा कवर रहती है और ऊपर से कुछ कार्बन रॉड टंगी हुई होती हैं। ये कार्बन रॉड एनोड का काम करती है और अंदर का स्तर है जो आयरन का बना हुआ है वो कैथोड का काम करते हैं। इसके अंदर विद्युत अपघट हम क्या लेते हैं? क्रायोलाइट लेते हैं। क्रायोलाइट इसका फॉर्मूला है Na3AlF6। क्रायोलाइट का उपयोग करते हैं। कभी भी बॉक्साइड का उपयोग यहाँ नहीं करेंगे। अगर बॉक्साइड का उपयोग करेंगे तो ये अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होगी और विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी तो एल्यूमिना बनेगा नहीं। इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, यह ऑक्सीजन गैस एनोड पर निकलती है और अंदर जो अभिक्रिया है वो 1173 K पर संपन्न होती है। मतलब आंतरिक सतह का जो ताप है बहुत अधिक होता है। अत्यधिक ताप होने के कारण एल्यूमिना अपघटित हो जाता है और कार्बन का लाइनिंग है, रॉड है कार्बन की, तो उससे अपचेत होता है और शुद्ध एल्यूमिना 99.99% हमें एल्यूमिना शुद्ध प्राप्त हो जाता है। इसकी अपक्रियाएं ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं। इस विद्युत अपघटनी विधि में फ्यूज्ड एल्यूमिना और क्रायोलाइट दोनों को मिक्स करके भरते हैं। जब ये एल्यूमिना हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो ये अपचेत हो जाता है और एल्यूमिना प्लस CO2 प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन जब हम करंट पास करेंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को देंगी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए निकलेंगे यहाँ से तो ये एल्यूमिनियम। फिर कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये 2 ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए, एक मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन के एक अणु ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। जब यहाँ हम 2 अणु लेंगे तो 2 2 4 तो यहाँ कितने कार्बन डाइऑक्साइड में 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब क्रायोलाइट में जब उसका अपघटन होता है तो उससे फ्लोरीन गैस निकलती है। ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन पे एक है तो यहाँ भी 2
तो ये दोनों आपस में क्रिया करके फ्लोरीन गैस बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। तो ये जब एल्यूमिना फ्लोरीन से अब क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाता है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड और बचा हुआ कार्बन ऑक्सीजन से रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो अभिक्रिया के जो लास्ट में जो भी कार्बन बचता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। विद्युत अपघटनी विधि कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे निरंतरीकरण विधि भी कहते हैं। इसमें जो एल्यूमिना बचता है वो आगे की जो रिएक्शन है, आगे की जो अपक्रिया है उसके लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसको निरंतरीकरण विधि भी कहते हैं। तो एक तो इस विधि से हमें 2 फायदे मिलते हैं, एक तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है प्लस बचा हुआ एल्यूमिना आगे वाली अपक्रिया को आगे बढ़ा देता है, तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। हाँ, इसलिए इसको कंटिन्यूस या निरंतरीकरण विधि भी कहते हैं। वर्णलेख की पद या क्रोमेटोग्राफी क्या है? पृथक्करण एवं शोधन के लिए वर्णलेख की एक ऐसी टेक्निक है जो धातु एवं इसकी अशुद्धियों की उपयुक्त अधिशोषक द्वारा अधिशोषण क्षमताओं में अंतर पर आधारित है। यह इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि मिश्रण के विभिन्न यौगिक अधिशोषक द्वारा भिन्न भिन्न पद किस तरह अधिशोषित होते हैं। यह पद मूलतः ग्रीक शब्द क्रोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग एवं ग्राफी भी लिखते हैं। इस आधार पर इस विधि का नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया है, जिसका अर्थ है कलर राइटिंग या वर्णलेखन। इसका सर्वप्रथम उपयोग पौधों के रंगीन वर्णकों के लिए किया गया था। क्रोमेटोग्राफी में मुख्यतः 2 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था स्टेशनरी फेज और दूसरी प्रावस्था मूवेबल फेज होती है। मूवेबल फेज वह फेज है जिसको हमें शुद्ध करना रहता है, हम बार बार बदल सकते हैं, इसीलिए इसे मूवेबल अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है स्टेशनरी फेज। स्थिर प्रावस्था का चयन इस अवस्था का चयन है इस प्रकार करते हैं कि जिन तत्वों का शोधन करना होता है उनकी तुलना में अशुद्धियों को अधिक शक्ति से अधिशोषित करें। इस परिस्थिति में अशुद्धियाँ स्थिर अवस्था द्वारा रोक ली जाती हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें हम सरलता से नहीं हटा सकते, जबकि शुद्ध अवयव दुर्बल अधिशोषित होते हैं जिन्हें हम आसानी से हटाया जा सकता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी या स्तंभ वर्ण प्रक्रम। यह विधि कांच की नली में बंद अधिशोषक के स्तंभ पर मिश्रण के पृथक्करण से संबंधित है। स्तंभ के निचले सिरे पर स्टॉप कॉक लगा होता है। अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाले मिश्रण को अधिशोषक स्तंभ के ऊपर रखा जाता है। अब एक अन्य द्रव मिश्रण जो वाहक का कार्य करता है स्तंभ में नीचे की ओर बहने दिया जाता है। यह वाहक मिश्रण अपने साथ साथ धीरे धीरे पूर्व अधिशोषित पदार्थ को बहाकर ले जाता है। मिश्रण के विभिन्न अवयव स्तंभ के विभिन्न भागों में अधिशोषित हो जाते हैं। वह अवयव जो अधिक प्रबलता से अधिशोषित है स्तंभ के ऊपरी भाग में रहता है और पट्टी जैसी आकृति बनाता है। अधिशोषित यौगिकों को विभिन्न घोलकों में घोलकर एक एक करके पृथक कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। इस क्रिया के लिए प्रायः जल में अल्कोहल, अम्ल, पेट्रोलियम, ईथर घोलकों का उपयोग होता है। अधिशोषक के रूप में प्रायः एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, जेल, कैल्शियम कार्बोनेट आदि का उपयोग करते हैं। इस विधि में साधारणतः 1 भाग यौगिक के लिए 40 भाग अधिशोषक प्रयुक्त होता है। कभी कभी नली से अधिशोषित स्तंभ को बाहर निकालकर प्रत्येक रंगीन बैंड को काट लिया जाता है। इन रंगीन बैंडों से अधिशोषित यौगिकों को घोलक द्वारा एक्सट्रैक्ट कर खड़कर की क्रिया द्वारा शुद्ध अवयव प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि द्वारा किसी मिश्रण से रंगीन अवयवों का पृथक्करण तभी संभव है जब अल्ट्रावायलेट लाइट
में विभिन्न प्रतिदीप्त प्रदर्शित नहीं करते, तो अधिशोषक को ही प्रतिदीप्तशाली पदार्थ में डुबोया जाता है। मिश्रण को विभिन्न अवयवों को अधिशोषित करने वाले क्षेत्र में जब पराबैंगनी प्रकाश में गहरे रंग दिखाई पड़ने लगते हैं, जिससे अवयवों का पृथक्करण आसानी से हो जाता है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन विशिष्ट उपयोगों हेतु शुद्धतम धातु प्राप्त करने हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए सिलिकॉन व जर्मेनियम को इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि अशुद्ध धातु के ठोस अवस्था की तुलना में द्रव में अधिक विलय होती है तथा अशुद्धियाँ होने पर उसका गलनांक शुद्ध धातु से कम होता है। इस विधि में अशुद्ध धातु के क्षण के एक सिरे पर गोलाकार चलित हीटर फिट कर दिया जाता है। हीटर को क्षण में धीरे धीरे विस्थापित किया जाता है। हीटर के आसपास जो धातु होती है वह पिघलने लगती है। जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ता है वह शुद्ध धातु क्रिस्टलीकृत होता जाता है तथा अशुद्धियाँ पिछले क्षेत्र में चली जाती हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पूरी अशुद्धियाँ क्षण के एक सिरे पर नहीं आ जाएं, जिसे बाद में आसानी से अलग कर दिया जाता है। इसी विधि को प्रभाजी क्रिस्टलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है जिंक धातु का निष्कर्षण। जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण। जिंक ब्लेंड जिंक का मुख्य अयस्क है जिसका सूत्र है ZnS, जिंक सल्फाइड। सेकेंड अयस्क है जिंक का ZnCO3, जिंक कार्बोनेट या इसको कैलेमाइन भी कहते हैं। अब मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड से जिंक को कैसे अलग करेंगे? तो प्रथम है सांद्रण। अयस्क का सांद्रण झाग उत्पलन विधि से करते हैं जो पहले समझा दिया गया है। सेकंड है भर्जन। भर्जन में हम अयस्क को गर्म करते हैं तो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से अगेन अब क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है। तो ZnS प्लस ट्वाइस O2 इज इक्वल टू ZnSO4। जिंक सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो यह जिंक ऑक्साइड में टूट जाता है। तो ZnSO4 इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। कैलेमाइन को भी जब गर्म करते हैं ZnCO3 को, यह भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तीसरा है अपचयन। भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक के साथ एक ऊर्ध्वाधर रिटार्ड में रखकर प्रोड्यूसर गैस द्वारा गर्म किया जाता है। इसका ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उस समय जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयन कर देते हैं। प्राप्त जिंक वाष्प को संघनित में एकत्रित करते हैं। इस प्रकार जिंक को स्पेल्टर कहते हैं। इसमें लेड, आर्सेनिक, आयरन, सिलिकॉन, कैडमियम और कार्बन की अशुद्धियाँ होती हैं। इस समय जो हमें जिंक प्राप्त होता है वह 97.8% शुद्ध होता है। अयस्क को पूर्णतः शुद्ध करने के लिए अगला चरण है शोधन। शोधन के द्वारा अयस्क 99.9% तक शुद्ध हो जाता है। शोधन अति शुद्ध जिंक विद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें अम्लीय जिंक सल्फेट ZnSO4 विलयन विद्युत अपघटन का कार्य करता है। प्राप्त अशुद्ध जिंक एनोड का काम करता है तथा शुद्ध जिंक छड़ कैथोड का कार्य करता है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध जिंक कैथोड पर एकत्रित होता है। यह लगभग 99.9% शुद्ध जिंक प्राप्त होता है। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटेलिक फॉर्म। धातु के रूप में ऑक्साइड का अपचयन हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम एलेंगम डायग्राम के द्वारा पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु हमें ऑक्साइड में अपचयित कर देती है। अगर डेल्टा G
नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा जी स्टैंड फॉर फ्री एनर्जी एंड डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू एंथैल्पी एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी। धातु ऑक्साइड से धातु में अपचयन के लिए डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक होता है तो यह अपचयन क्रिया संभव है। एलंगम डायग्राम के द्वारा हम चॉइस कर सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या नहीं, मतलब कौन सी धातु हमें अपचयन के रूप में लेनी है वो हम निर्धारित कर सकते हैं। किसी मेटल के 1 मोल को ऑक्साइड के द्वारा किसी धातु का ऑक्सीडेशन करने पर जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एलंगम डायग्राम द्वारा बता सकते हैं। एलंगम डायग्राम में डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर एक उदाहरण लेते हैं, सिल्वर को जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं Ag+O2 इज इक्वल टू Ag2O। सेम अगर हम कैल्शियम का ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आयरन की भी अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो हमें आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। इनसे हम डेल्टा जी नॉट का मान निकाल लेते हैं। किसी धातु या तत्व के 1 मोल को ऑक्सीकरण करने में जो ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके लिए उसी ताप पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम को एलंगम डायग्राम कहते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट का मान निगेटिव होता है तो यह अभिक्रिया संभव होगी, अर्थात अपचयन हो सकता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी का मान 0 हो तो भी रासायनिक साम होगा और यह अभिक्रिया हो जाएगी। अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो अपचयन क्रिया संभव नहीं है। इसे सबसे पहले HGT एलंगम ने दिया था, इसीलिए इसे एलंगम डायग्राम कहते हैं। एलंगम डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कौन सी धातु अपचयित होती है और नहीं। 4Ag+O2 इज इक्वल टू Ag2O। रिडक्शन होने के लिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि यह हमारे सेंटर पॉइंट के ऊपर के भाग में होती है, इसीलिए यहाँ अपचयन करना पॉसिबल नहीं होगा। C+O2 इज इक्वल टू CO2। यह अभिक्रिया निगेटिव है, अर्थात यह अत्यधिक स्टेबल या स्थायी होगा। नीचे आने पर अगर डेल्टा जी का मान कम होता है और ऊपर जाने पर डेल्टा जी का मान अधिक होता है। जिसमें डेल्टा जी का मान कम हो तो वह धातु अपचयित हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलंगम डायग्राम। ताप में वृद्धि के साथ साथ तत्व के ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी नॉट का मान क्रमशः बढ़ता जाता है, अर्थात ताप में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों के स्थायित्व में कमी होने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का ताप में वृद्धि के साथ डेल्टा जी नॉट का मान घटता जाता है तो इसके स्थायित्व में वृद्धि होगी। थर्ड पॉइंट है CO2 का डेल्टा जी नॉट का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात उनके स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिल्वर एंड मर्क्यूरी के ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी नॉट का मान निश्चित ताप के बाद पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात इसके उच्च ताप पर अपचयित किया जा सकता है। ग्राफ में अचानक परिवर्तन उसके गलनांक एवं क्वथनांक को प्रदर्शित करता है। नंबर 5 है डेल्टा जी नॉट का मान जिस ऑक्साइड का तुलनात्मक रूप से अधिक होता है वह कम स्थायी होता है, अर्थात नीचे वाले धातु की तुलना में
उनका डेल्टा जी का मान कम होता है। ऊपर वाले धातु के ऑक्साइड को अपचेत कर धातु प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में मुख्यतः हमने 4 धातुओं को पढ़ा। पहला था आयरन, सेकंड एल्यूमिना, थर्ड जिंक और कॉपर। 4 धातुओं का निष्कर्षण पढ़ा। तो इसमें मुख्यतः 4 क्वेश्चन तो बनते हैं। पहला क्वेश्चन है इन धातुओं के, इन चारों धातुओं के दो दो अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखो। अयस्क में आयरन के 2 मुख्य अयस्कों का नाम, एल्युमिनियम के 2 अयस्कों के नाम, जिंक के 2 अयस्कों के नाम और कॉपर के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखो। सेकंड क्वेश्चन है बात्याभट्टी के अंदर होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं का वर्णन करिए। थर्ड है जिंक के निष्कर्षण में ऊर्ध्वाधर रिटार्ड का डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर उसकी अभिक्रियाएं दीजिए। फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को समझाइए। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में हैं, आप घर में करेंगे और आशा है कि आपको सारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों समझ में आए गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।